दिख रही है तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो वेरी गुड, ठीक है, ऑल क्लियर, चलो वेरी गुड। तो आज कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं? पानी महा के टॉपिक को देखेंगे। खेल रत्न का नाम जो रखा गया है वो ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है, तो ये एक अपडेट आई है। इसको ज्ञानशीला में भी मैंने आपको ये अपडेट को दिया था, होपफुली आपने देखा होगा। फिर अवनिंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है लद्दाख के लिए, इसके बारे में देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। हिडन फूड कॉस्ट के बारे में, जैसे हिडन हंगर का एक टाइम पर टॉपिक आया था, वैसे ये हिडन फूड कॉस्ट का ये टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, राइट। यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए, तो इसके बारे में कई बार हम जान चुके हैं, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसको एक बार रिवाइज के तौर पर देख लेंगे। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो ये टॉपिक जो है इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये टॉपिक आपको दिया है, होपफुली आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से देख लिया होगा। जो इशू था, जो डील के बारे में, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील थी और इनका जो इशू था वो अमेजॉन के साथ हम लोग को देखने को मिला था। तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन के फेवर में सुनवाई जो है वो अभी कंडक्ट हुई है, पूरी जजमेंट जो है वो दिया है, तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक फिर से रिपीट हुआ था, न्यूज में आया था। बट होपफुली आपने ये टॉपिक देख लिया। इसमें आपको सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को जानना जरूरी था, राइट। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि मैंने इसको अलग से दे दिया था, अभी थोड़ा टाइम लग गया था। ये वाला टॉपिक लास्ट में आया था, लास्ट में रिलीज हुआ था, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको थोड़ा 5 मिनट और दे दिए। मुझे लगा कि यार आप मे भी शायद काफी सारे स्टूडेंट ने पूरा वो टॉपिक देखा ना हो। चलो एनीवेज, इसके अलावा न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रूल्स, तो होपफुली ये वाला टॉपिक भी आपने देख लिया होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आप में आपको ये वाला टॉपिक भेजा है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपने देख लिया होगा शायद, राइट। तो ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको पहले ही आज भेज दिए, इसलिए आज क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट जो है वो शुरू करी, क्योंकि ये 3 टॉपिक रिपीट हुए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और इसके अलावा हिजबुल्लाह, तो ये टॉपिक भी कई बार लगातार रिपीट होता जा रहा है, तो इसको भी हम लोग एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। तो आज काफी सारे रिपीटेड टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे पानी महा अभियान के बारे में, पानी महा के बारे में। तो लद्दाख, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, पॉइंट 1 टू बी नोटेड, कि लद्दाख के अंदर ये 1 महीने का पूरा कैंपेन हम लोग को, अभियान हम लोग को देखने को मिल रहा है, पानी महा अभियान। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा पानी महा अभियान जो है वो किससे एसोसिएटेड है, राइट, किस जगह का है ये कैंपेन। तो लद्दाख आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फोकस किया जा रहा है कि जल जीवन मिशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जिसके थ्रू पानी से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, पानी को बचाने से रिलेटेड, पानी के कंजर्वेशन से रिलेटेड, और सभी को पानी की व्यवस्था मिल सके, सभी के घर पर पानी आ सके, तो उसको लेकर ये जो जल जीवन मिशन हमें देखने को मिलता है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाने के लिए मेनली ये पानी महा जो है वो लद्दाख के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट। विलेज कम्युनिटीज के बीच में उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी की इंपॉर्टेंस के लिए ये पानी महा अभियान लद्दाख का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप लद्दाख याद रखिएगा, लद्दाख आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पानी महा अभियान बताइए किस लेवल पर लॉन्च किया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या पता लिख दें, वो एक स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए कि पानी महा अभियान जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख देखकर तो स्टूडेंट्स करेक्ट कर लेंगे, बट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल इसको नहीं चेक कर पाएंगे, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पर ये कैंपेन 2 फेजेस में हमें देखने को मिल रहा है। ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल जैसे यूपीएससी पिछले सालों में हम देख रहे हैं, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में अब वो जनरलाइज चीजें थोड़ी सी नहीं पूछ रही है, उसमें आपको थोड़ा सा इन डेप्थ भी हल्का सा जाना पड़ेगा, राइट। तो ब्लॉक और पंचायत लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 3 अप्रोचेस इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। एक तो वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग के ऊपर फोकस करना, प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइज करना वाटर के सप्लाई को, यानी कि स्ट्रेटेजिक तरीके से वाटर के सप्लाई को और प्लानिंग के अकॉर्डिंग वाटर का सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कराना, राइट। इसके अलावा सही तरीके से, राइट, प्रॉपर तरीके से, निरंतर तरीके से जो है वो चलती रहे फंक्शनिंग जो है वो हम लोग को पानी सभा की देखने को मिले विलेजेस के अंदर, तो इस पर मेनली फोकस किया गया पानी सभा के ऊपर, राइट, कि यानी कि वाटर क्वालिटी को लेकर, वाटर प्लानिंग को लेकर ये सभा जो है वो फोकस करे, काम करे, यानी कि वही विलेजेस के अंदर विलेज पंचायत में एक डिपार्टमेंट आप कह सकते हो पानी सभा, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पानी महा, इस प्रकार के टॉपिक अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए, खेल रत्न का नाम जो है वो चेंज किया गया है, ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न का नाम रखा गया है, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके, रीनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है वो कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ध्यानचंद जी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ये। इंडिया के ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी के लिए जाने जाते हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एक बार अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर लेना, एक बार सर्च कर लेना, शायद से ध्यानचंद जी जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, राइट। और मध्य प्रदेश में इनका एक स्टेडियम भी हम लोग को देखने को मिलता है, ध्यानचंद स्टेडियम। बट अब वो हॉकी का स्टेडियम नहीं रहा, आई थिंक कि अब वो क्रिकेट का स्टेडियम है, वो हॉकी का नहीं है, राइट। कई बार इस प्रकार के स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ध्यानचंद 3 टाइम के, मेरे एक बार चेक कर लेना फिर भी ये वाली इंफॉर्मेशन को, कि एक बार आपका एक बार रीचेक कर लेना एक बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ग्वालियर में है ना, ग्वालियर में आई थिंक, ग्वालियर में है। और अब वो हॉकी के लिए स्टेडियम नहीं है, वो क्रिकेट के लिए है, बट ध्यानचंद जी हॉकी के लिए जो है वो जाने जाते हैं। अच्छा, वो रूप सिंह स्टेडियम है क्या ग्वालियर में? नहीं, एक ध्यानचंद भी है मेरे ख्याल से शायद। अच्छा, वो रूप सिंह स्टेडियम होगा हॉकी के लिए, जो पहले हुआ करता था, अब वो क्रिकेट के लिए हो गया। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। बट मुझे ऐसा लग रहा है ध्यानचंद जी शायद से एमपी से बिलोंग करते हैं। एक बार इसको करेक्ट कर लेना मेरे इस फैक्ट को, राइट। फिर भी देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है फैक्ट, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है शायद ऐसा है। तो अगर मैं गलत हूं तो नीचे मुझे पिन कर देना कमेंट पे बाद में चेक करके। तो ध्यानचंद जी जो है गाइस 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, याद रखिएगा। इंडिया के ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर जो है वो रह चुके हैं ये। इनका बर्थडे 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है, राइट। और जब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो हर साल इसी दिन रिलीज किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। तो याद रखना, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, और इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को ध्यानचंद जी की देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खेल रत्न और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई बार, और आज की डेट में आप जान ही रहे हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के ऊपर मेनली फोकस भी कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इनसे रिलेटेड, स्पेशली ध्यानचंद जी से रिलेटेड कि किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हॉकी आपको ध्यान में रखना है। और खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पोर्ट्स के अंदर सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये, किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, याद रखिएगा। किनको दिया जाता है? जो भी पर्टिकुलर जो प्लेयर्स हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम लोग को स्पोर्ट्स में देखने को मिलती है ओवर पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 सालों के पीरियड में। तो याद रखना 4 इयर्स, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 4 सालों में जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है तो उसको जो है वो खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, राइट। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा 4 इयर्स वाला खेल रत्न को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्टली। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इतनी ही सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 150th बर्थ एनिवर्सरी इनकी 7 अगस्त को देखने को मिली है, राइट। अवनींद्रनाथ टैगोर जी की, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के ये भतीजे हैं। भारत में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे ये, राइट। मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के ये। इन्होंने भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे, यानी कि जो इंडियन आर्ट जो है ना हमारा, तो उसमें स्वदेशी वैल्यूज को ऐड किया जाए इंडियन आर्ट में। अच्छा, ये इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करते थे। ओके ओके, चलो ठीक है। यूपी वाले स्टूडेंट जो भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार ये इलाहाबाद पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा कि इलाहाबाद प्रयागराज से ध्यानचंद जी की बात कर रहे हो ना आप, इलाहाबाद प्रयागराज के बारे में, तो आप एक बार इसको कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि मैंने इसलिए आपको वाली चीज बताई थी कि कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ली जाती है, तो यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को याद रखना, ध्यानचंद जी वाला टॉपिक, ठीक है। चलो एनीवेज, अब देखिए स्वदेशी वैल्यूज जो होती है ना, स्वदेशी वैल्यू जो हमारी जैसे कि इंडियन वैल्यूज जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको आर्ट में इंक्लूड करने के लिए मतलब इन्होंने सबसे पहले कहा था, सबसे पहले ये सपोर्टर हुआ करते थे जो जिन्होंने शुरू किया था कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट फॉर्म है, हम जो भी कला वगैरह पे काम करते हैं, तो उसमें अपनी स्वदेशी मूल्य डालना जरूरी है। सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को ही हमें फॉलो नहीं करना है, इसमें स्वदेशी मूल्य जो है वो डालना बहुत जरूरी है। तो ये चीज इन्होंने कही थी। इनके योगदान की अगर हम लोग बात करें, राइट, इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, स्पेशली किस पर, इनके इंडियन आर्ट और कल्चर पर, राइट, भारतीय कला और संस्कृति पर, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसका गठन इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। उनका मानना था कि भारतीय कला और इसके कला रूप आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं, मतलब कि जो हमारी भारतीय कला है, तो हमें इस प्रकार से काम करना है कि उसमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो है उसको जो है वो शामिल करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडिया की जो भी आर्ट है तो उसके अंदर इंडियन वैल्यूज को शामिल करना है, तो यहां पर आध्यात्मिकता की इन्होंने बात करी, राइट, कि इंडियन आर्ट और उसका आर्ट फॉर्म है वो स्पिरिचुअलिटी को महत्व देता है, राइट। और बट अगर वेस्टर्न आर्ट फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो वो मटेरियलिज्म पर ज्यादा फोकस करता है, भौतिकवाद पर ज्यादा फोकस करता है। तो ये इन्होंने डिफरेंशिएट किया था।
तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मटेरियलिज्म पर या स्पिरिचुअलिज्म पर किस पर जो है वो फोकस रहता था, मतलब कला के तौर पर अवनींद्रनाथ टैगोर जी का, तो आपको आध्यात्मिकता के बारे में पता होना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में रखना है। और कला की पश्चिम में, यानी कि उन्होंने कहा कि कला की पश्चिम में प्रचलित कला रूपों को अस्वीकार कर दिया, यानी कि वो फॉलो नहीं करते थे, बोलते थे कि मतलब रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने बोला था कि वेस्टर्न जो आर्ट है जो कि मटेरियलिज्म पर ज्यादा फोकस करता है, तो उस चीज को इन्होंने रिजेक्ट किया था। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मुगल एवं राजपूत चित्रकला को आधुनिक बनाने, मतलब इन्होंने फोकस किया कि मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को पर इन्होंने जोर दिया कि जितने भी हमारे जो मुगल और राजपूत टाइम की पेंटिंग थी उनको मॉडर्नाइज करने का इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला था। आधुनिक भारतीय चित्रकला को इन्होंने जन्म दिया था इस तरीके से, राइट, यानी कि मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को इन्होंने जन्म दिया था, क्योंकि पुरानी जो पेंटिंग्स थी मुगल एरा की, राजपूत एरा की, तो उन्होंने इसको मॉडर्नाइज किया, राइट, इस पर फोकस किया, और जिसका विकास बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में हुआ था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेंटिंग्स को, आर्ट को मॉडर्नाइज करने में भी इनका एक बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिला। और उनका अधिकांश कार्य हिंदू दर्शन, हिंदू फिलोसफी से प्रेरित था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हिंदू फिलोसफी के बाद ही तो वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़े, राइट। तो इस प्रकार से आपको चीजों को बस कनेक्ट करके रखना है। इवन चीनी और जापानी सुलेख रूपांकन परंपराएं, जो चाइनीज और जापानीज कैलीग्राफिक ट्रेडिशन जो है, तो उसको इन्होंने इंटीग्रेट किया, एकीकृत किया, राइट, और इसको अपने आर्ट में जो है, स्टाइल में जो है वो शामिल किया, यानी कि एक साथ मिलाकर इसको शामिल किया। उसका उद्देश्य क्या था कि इनको चाहिए था कि संपूर्ण एशिया, पूरा का पूरा जो एशियाई आधुनिक कला परंपरा जो है और पूरब की कलात्मक और आध्यात्मिक संस्कृति जो है वो सामान्य तत्वों का समामेलन करना था इनको, यानी कि इनको मतलब पूरा, जैसे कि सिर्फ इंडियन तौर पर ही ये आर्ट एंड कल्चर पर टारगेट नहीं करते थे, ये चाहते थे कि पूरा का पूरा जो एशिया है वो इंटीग्रेट हो जाए, एकत्रित हो जाए। तो इस पर इनका मेन फोकस हम लोग को देखने को मिलता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इनके समराइज करें, इनके आर्ट को लेकर या इनके थॉट प्रोसेस को लेकर, तो मर्ज करने पर ये मेनली फोकस करते थे, राइट। जैसे कि हमने पहले भी देखा थोड़ी देर पहले कि इन्होंने जैसे मुगल और राजपूत पुराने एरा की पेंटिंग को जो है वो मर्ज करने पर फोकस किया। इन्होंने बोला कि हमारी जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह बना होती हैं, आर्ट एंड कल्चर हमारे होते हैं, उसमें आप इंडियन वैल्यूज को जो है वो ऐड करो, मर्ज करो, राइट। तो इस प्रकार से इनकी चीज हम लोग को देखने को मिली। इनकी फेमस पेंटिंग से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि भारत माता, पासिंग ऑफ शाहजहां, राइट, शाहजहां, मेरी माँ, माय मदर, राइट, इसके अलावा परिलोक चित्रण, फिर यात्रा का अंत यानी कि फेरी लैंड एंड इलस्ट्रेशन और जर्नीज एंड। तो ये इनकी पेंटिंग्स कुछ फेमस हम लोग को देखने को मिली थी। और साहित्य में, लिटरेचर में इनका क्या योगदान था, तो चित्रकार के साथ साथ वे बंगाली बाल साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। तो यहां पर आपको बाल साहित्य ध्यान में रखना है, बाल साहित्य, राइट, यानी कि जो लिटरेरी वर्क है स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, तो वो किया करते थे, प्रोड्यूस किया करते थे। और ज्यादातर इनकी साहित्यिक कृतियां बच्चों पर केंद्रित हम लोग को देखने को मिलती थी, मतलब जो लिटरेरी वर्क जो थे इनके, वो चिल्ड्रन पर ज्यादा फोकस हम लोग को देखने को मिलते थे। वे अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अबन ठाकुर किनसे एसोसिएटेड है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। और उनकी पुस्तकें जैसे राज कहानी, बूढ़ो आंदोलन, बूढ़ो अंगला और नलक, खिरेर, पुतुल बांग्ला, बाल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट आ जाता है कि बताइए चलिए राज कहानी किसकी किताब है, राइट। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर अरेबियन नाइट श्रृंखला जो है हमें देखने को मिलती है, अरेबियन नाइट सीरीज, ये उनकी उल्लेखनीय कृतियों में से एक थी। इसके अलावा विलियम रॉटेनस्टीन की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि, मतलब यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि थी उसको अंग्रेजी में प्रकाशित करने की सहायता करी थी। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखने पूरे के पूरे, इनसे रिलेटेड, अवनींद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड। क्योंकि क्या होता है कि आपके प्रीलिम्स में स्पेशली जो पर्सनालिटी है ना, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आपके वहां पर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो क्लियरली वहां पर मेंशन्ड है सिलेबस में। आप पूछो यहां पर अभी किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का, तो आप पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक कि डाउट रहना चाहिए, क्योंकि पूरी चीज आई थिंक क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस मे भी शायद वो स्टूडेंट सुन रहे हो जिनका कल एक इशू आया था सामने, कि जैसे होता है इस प्रिपरेशन के दौरान, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी अपनी तरफ से कुछ, मतलब जैसे कि तैयारी कर रहे हो किसी और चीज की। जैसे कि एक स्टूडेंट का वो था कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, राइट, बट उनके फैमिली मेंबर जो है वो फोर्स कर रहे हैं
कि आप जो है आईएएस की तैयारी करो, आईएएस बनो। तो देखो गाइस, पहली बात तो आईएएस की तैयारी मैं सभी को बोल रहा हूँ, किसी के प्रेशर पर बिल्कुल मत करना। मैं आप लोग को इसलिए सभी को बताना ये चाहता हूँ कि आईएएस की तैयारी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी या एसडीएम आपको बनना है, क्रैक करना है, मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज, तो इसके लिए गाइस मतलब एक्सटर्नल डेडिकेशन आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी जर्नी जो है वो अराउंड 1 से 1.5 साल की है। और अगर आप एक्सटर्नल डेडिकेशन के थ्रू चाहोगे कि यार एक्सटर्नली कोई आपको बस फोर्स करते रहे, पुश करते रहे, आप आगे बढ़ते रहो, तो वो कार्य नहीं करेगा। वो एक हद तक ही कार्य कर सकता है, बट आपको अगर एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं तो पहले तो आपको उस एग्जाम के प्रति आप कितने मतलब वो मतलब बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल जुट गए हो, लग गए हो, मतलब कि यार आपको बस निकालना है, मतलब निकालना है, डेडिकेट हो गए हो, तो आप खुद से कितने हो वो मैटर करता है। वही एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम को निकालेगी। जैसे वो बोलते हैं ना हम लोग कि लगातार हमें जो चीज चाहिए होती है उसके बारे में कंटिन्यूअस हम जो सोचते रहते हैं वो हमें मिल जाती है। इस एग्जाम में भी यही रोल है। आपको सुबह से उठ के रात में सोते तक, मतलब कि आपका पूरा जब आप एक्टिव होते हो, यानी कि आपका जब जो होता है ना कॉन्शियस माइंड जो होता है, वो जब बैकग्राउंड पे चले जाते हो और आप जो एक्चुअल जो माइंड होता है आपका, उस पर आप कार्य कर रहे होते हो, राइट। तो उस दौरान सिर्फ आप एक ही चीज को सोचते रहो कि आपको इस एग्जाम को निकालना है, तो उससे क्या रहेगा कि वाली पूरी चीज, एग्जाम को निकालने वाली चीज आपके कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और एक दिन आप एग्जाम निकाल लोगे। तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि बट अगर आपके कॉन्शियस माइंड में कुछ और चलता रहेगा, अरे आपको तो पैसा कमाना है, अरे आपको तो एंटरप्रेन्योर बनना है, एलॉन मस्क की तरह बनना है, राइट, तो फिर वो चीज काम नहीं करेगी। आपको इस एग्जाम को निकालना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिन रात इस एग्जाम के बारे में सोचें। और देखिए, ये चीज बहुत महान महान लोगों ने कही है कि जो आप सोचते हैं वैसा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को बार बार सोचते हैं तो उस डायरेक्शन पे काम करने लगते हैं। और अब मैं उन स्टूडेंट का ये इशू है उसको उसको एक सिंपल तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं कि आपके अगर फादर चाह रहे हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, राइट, और अगर आप चाह रहे हो कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने फादर जो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें आप कहीं के नहीं बचोगे। क्योंकि जिस चीज में आपकी खुद का ही कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, खुद का ही मन नहीं रहेगा, लगन नहीं रहेगी, क्योंकि इस एग्जाम में तो सब चाहिए आपको, तन मन धन सब जुटाकर जो है वो कार्य करना पड़ेगा हर तरीके से, राइट, इस एग्जाम के लिए। बट अगर वो चीज नहीं है, वो चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मनी काम नहीं करेगा, तो क्या मतलब, वो चीज हो ही नहीं पाएगी, फिर उसमें आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। आप तो एंटरप्रेन्योरशिप की करो तैयारी, आप बोलो कि सर पापा मैं तो जा रहा हूँ बाहर, आप में अगर वो है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, तो बोलो पापा को कि मैं तो कोचिंग जा रहा हूँ, कोचिंग की जगह आप अपने काम पे लगे रहो। और जैसे ही आप महीने का 1 करोड़ रुपए लाने लगो घर पे, तो आपके पापा कोई कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। लाओ, बनो ना अपने आप को, 1 महीने मतलब 1 साल दो अपने आप को, और लेके आओ महीने का 1 करोड़ रुपए। कोई बड़ी बात नहीं, आजकल कितने एंटरप्रेन्योर लोग कमा रहे हैं महीने के 1 करोड़ रुपए। और जब आप महीने के 1 करोड़ भी नहीं यार, अगर महीने के 10 लाख रुपए भी लाओगे ना घर में, तो पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे फिर। और क्योंकि उनको दिख जाएगा कि मेरा जो लड़का है, मेरी जो लड़की है, वो सिक्योर हो गई है, राइट, करियर जो है वो उनका सिक्योर हो गया है। पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी से, करियर सिक्योरिटी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। फिर जब आप अपने करियर में सक्सेस हो जाओगे एक जगह, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, राइट। चलो एनीवेज, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको पूरा डेडिकेशन जो है वो लगा के चलना है, मतलब, और ये डेडिकेशन आपका खुद का होना चाहिए, राइट। अगर खुद की वो है, लग्न है कि इस एग्जाम को निकालना है, तो आप निकाल लोगे 100%, राइट। बट उसके लिए सुबह से लेकर रात तक आपको एक ही चीज सोचनी है कि आपको अपने पिताजी को, अपनी माता को अपनी आईएएस की कार में, मतलब कि जिस जो कार आपकी हो, उस कार के आगे लिखा रहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसके अंदर बिठाओ अपने पेरेंट्स को। ये ख्याल लाओ ना बार बार, ये ख्याल लाओ बार बार। सुबह उठो तो ये ख्याल लाओ, जब भी जैसे पढ़ने का मन ना लगे ये ख्याल लाओ। सोचो, वो इमेजिन करो उस पूरी चीज को, उस जोन में चले जाओ इमेजिन करते हुए, बट जोन में जाकर वापस आ जाना, राइट। क्योंकि उस जोन में आप रहोगे ना, तो क्या रहेगा, वो भी टाइम, उस जोन का टाइम भी आप थोड़ा वेस्ट कर रहे हो। आपको जोन में रहकर अपने माइंड को बेसिकली एक्टिव कर देना, और जैसे ही आपका माइंड एक्टिव हो, आपको प्रेजेंट पे काम करना है। जैसे बोलते हैं ना कि आज की डेट में आप जो हो वो किस लिए हो, क्योंकि पिछले साल जो आपने किया उस वजह से आज की डेट में आप हो। आप अगर अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हो, तो आपको प्रेजेंट पर काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एनीवेज, अब आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 की बात करेंगे। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि लद्दाख के अंदर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है। अब देखिए आप, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बिल सामने रखा गया है, मतलब कि यूनिवर्सिटी को अगर किसी भी जगह पर स्टैब्लिश करना है, तो एक कानून के थ्रू ही स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कर किस प्रकार से किया जा सकता है, तो कानून के थ्रू ही यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो सकती है। तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 को अमेंड किया जा रहा है, और लद्दाख के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस यूनिवर्सिटी का नाम जो होगा वो इंडस सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाला है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी कि जो भी स्टूडेंट्स लद्दाख के अंदर हैं, तो वो हायर स्टडीज जो है वो परस्यू कर सके और अपने रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके आने वाले सालों में। और आप ध्यान रखिए
कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर फेडरल यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होती है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के थ्रू ही। और ये यूनिवर्सिटी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर हमें देखने को मिलती है। तो ये बस पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक बातें? चलो आगे बढ़े। चलो वेरी गुड। अब देखो हिडन कॉस्ट, फूड की हिडन कॉस्ट की यहां पर बात हो रही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर कल एनवायरमेंट की जिन भी स्टूडेंट ने क्लास अटेंड करी होगी तो आपको पता है गाइस कि मैंने आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में कल पढ़ा रहा था, राइट? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में, तो जिसमें हमने कुछ चीजों के बारे में ऐसी भी बात करी थी कि कई बार क्या होता है, जैसे कि हेल्थ की कोई प्रोजेक्ट है, उसको उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट की हमने बात करी थी, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करी थी कि कितना उस पर खर्चा आएगा। याद आ रहा है आप लोगों को? फिर मैंने बोला था कि सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट ही मैटर नहीं करता, बहुत सारी कॉस्ट भी मैटर करती है, जैसे कि हेल्थ वाइज चीजें भी जो है वो मैटर करती हैं, है ना? याद आ रहा है? तो सेम वैसे ही जैसे कि जो फूड का जो कॉस्ट है ना, ये यहां पर वो बताई जा रही है हिडन कॉस्ट। मैं आपको एक बस सार देता हूं, फिर इस टॉपिक पर आते हैं। हिडन कॉस्ट ऑफ फूड कितना बेहतरीन टर्म है, इसको तो मैं चाहूंगा सभी लोग मेंस में यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि फूड प्राइस में इन्फ्लेशन नजर आ रहा है, बट हम लोग सिर्फ उसी प्राइस को देख रहे हैं जो प्राइस हमारे हाथ तक आ रही है, मतलब कि लेट से उसी प्राइस को देख रहे हैं जिस प्राइस में किसान जो है, जैसे कि एग्रीकल्चर करके, राइट, एग्रीकल्चर करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद उनका जो प्रॉफिट मार्जिन जो भी है इस बीच में, मतलब जो होलसेलर का, रिटेलर्स का, तो उसके बाद जो कॉस्ट हमारे हाथ में आती है तो वो सिर्फ इतने ही, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो होते हैं ना कि फूड प्रोडक्शन से लेकर जो फाइनल जो यूजर है, फाइनल जो कंज्यूमर है, उस तक पहुंचने में जो भी खर्चा आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टिल फाइनल यूजर, राइट, फाइनल कंज्यूमर, तो उसके बीच में जितना भी खर्चा आ रहा है सिर्फ उसी को ही हम लोग फूड की कॉस्ट में रखते हैं, शामिल करते हैं। बट काफी सारी ऐसी चीजें जैसे फूड की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता, जैसे कि उस फूड को बनने में एनवायरमेंट कितना डैमेज हुआ है, वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलोगे सर कैसे डैमेज हुआ एनवायरमेंट? आज की रेट में फर्टिलाइजर्स का उपयोग तो चल ही रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग तो चल ही रहा है, तो उससे मिट्टी खराब हो रही है, उससे पानी खराब हो रहा है, राइट? ऐसी तमाम चीजें, राइट, जो कि एनवायरमेंट को डैमेज कर रही है उस फूड के प्रोडक्शन में, तो वो भी तो उसमें जोड़ो ना, वो वाली चीजें भी तो जोड़ो। क्योंकि जैसे ये होता है ना कि हम लोग, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, हम लोग फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर इसी चीज को अगर कैलकुलेटिव टर्म में अगर हम रखने की कोशिश करें, इसी चीज पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, तो इसको भी अगर हम लोग कॉस्ट में जो है वो शामिल कर लें, तो देखिए कितनी, मतलब डेली बेसिस पर कितनी वो बढ़ जाएगी। और इवन ह्यूमन की वैल्यू की भी अगर बात करें, कई बार होता है ना कि ह्यूमन की जो औकात होती है, लोगों की औकात जो होती है, उसके वो होता है ना कि उसको देखकर कि वो किस पद पर है, उसको देखकर देखी जाती है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक व्यक्ति है, जैसे मैं डिफरेंशिएट कभी नहीं करता, बट मैं आपको एक समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति है नॉर्मल है, अब वो नॉर्मल से कपड़े पहनकर घूम रहा होगा, तो उसको कोई इज्जत नहीं करेंगे। वहीं बिल्कुल एक आईएएस ऑफिसर निकल के आएगा एकदम से, या फिर आईपीएस ऑफिसर गाड़ी से निकल के आएगा, तो एकदम लोग उसकी जी हजूरी करने लगेंगे, अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। और दूसरा एक कोई व्यक्ति वो ऐसे ही घूमता रहेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं करेंगे, है ना? मतलब जैसे उसके अगर क्या पता कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है तो उसकी इज्जत नहीं की जाएगी। भाई अगर आईएएस ऑफिसर का टैग लग गया उसके साथ, तो पूरा जमाना उसके नीचे बैठा रहेगा, राइट, कदमों पे बैठा रहेगा, अरे भाई साहब बताइए आप क्या करें क्या नहीं करें, राइट? तो उस तरीके की चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? तो सेम वैसे ही, मतलब जो हमें इतनी ऑक्सीजन मिल रही है तो उसकी इज्जत नहीं करते हम लोग, राइट? तो उसकी अगर कॉस्ट भी अगर जोड़ना शुरू करें, इवन लोग तो अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। अब एक इंसान की बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है पूरे के पूरे, एक इंसान अपने आप में करोड़पति होता है, उसकी बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, कितने करोड़ों रुपए के पार्ट्स हैं, राइट? हमारी बॉडी में अगर जैसे एक व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको ठीक कराने में अपनी बॉडी के पार्ट्स को कितना पैसा लगता है? लगता है कि नहीं लगता? तो आपकी बॉडी कितनी अहम है, देखो। बोलते ना कि आईफोन खरीद लिया किडनी बेच के, तो आपको पता है कि वैल्यू क्या है। तो ह्यूमन की वैल्यू भी होती है, अगर उसको कैलकुलेटिव टर्म में अगर देखा जाए तो काफी वैल्यू होती है, बट वो उसके कॉस्ट को जो है वो कोई भी कंसिडर नहीं करता, राइट? उसकी वर्क प्रोफाइल से ही, सिर्फ उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसकी वर्क प्रोफाइल से जो है वो उसकी औकात जो है वो देखी जाती है। चला नहीं, तो बस मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ, जैसे फूड के केस में भी सीमित तौर पर उसकी कॉस्ट जो है वो देखी जाती है, बट अब यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अंदर हमें हिडन कॉस्ट के बारे में पता लग रहा है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये। तो एज पर यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, जो प्राइस है फूड की, राइट, वो 1/3 हम लोग को देखने को मिलती है उसकी एक्चुअल कॉस्ट का, जो एक्चुअल कॉस्ट का 1/3 हम लोग को देखने को मिल रहा है मात्र, राइट? जो एक्चुअल जो कॉस्ट होनी चाहिए, राइट? इसके अंदर हिडन कॉस्ट भी शामिल है, एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ को लेकर, राइट? ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को लेकर हिडन कॉस्ट जो है, या फिर एक्सटर्नैलिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। मैं चाहूंगा एक्सटर्नैलिटीज की
एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो आप समझो तब आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी विच इफेक्ट्स अदर पार्टीज विदाउट दिस बीइंग रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइस, मतलब कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी जो कि अफेक्ट करती है दूसरी पार्टी को, जिसे मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे कि पॉलिनेशन, राइट, पॉलिनेशन सराउंडिंग क्रॉप्स बाय बीज केप्ट फॉर हनी। अब देखिए एक क्रॉप से या फिर एक फूल से हमें ये भी देखने को मिलता है हनी प्रोडक्शन में भी वो होता है, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी हनी प्रोडक्शन के साथ भी है। वो सर्विस जो है फूल वो हनी के लिए भी दे रहा है। जैसे कि एक प्लांट की बात कर लो आप, प्लांट आपको सिर्फ फ्रूट ही नहीं देता, आपको ऑक्सीजन भी देता है ना, बहुत सारी चीजें करता है आसपास में रहने वाली जो प्रजाति। इवन अगर हम बात करें माइक्रोब्स की भी, तो आपने पढ़ा हुआ है कि हमें देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन फिल्ट्रेशन जो होता है, जिसे होता है ना कि सॉइल में हम लोग को देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन फिल्ट्रेशन के लिए हमें देखने को मिलता है काफी सारे माइक्रोब्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, शामिल होते हैं, राइट। रिजोबियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिजोबियम बैक्टीरिया वगैरह हम लोग को जो देखने को मिलता है, याद आ रहा है आपको ये सब चीजें? तो इसको भी अगर इकोनॉमिक कॉस्ट में अगर जोड़ा जाए पूरी की पूरी चीजों को, राइट, इन सब पूरी चीजों को अगर इकोनॉमिक कॉस्ट में जोड़ा जाए तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगा, उसकी कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ती हुई नजर आएगी। बट ये सब चीजें हिडन रहती है, इसको नहीं जोड़ते हैं। तो इस पर देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको तो जरूर जो है वो उसमें मेंशन करिएगा मेंस में, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इवन जैसे कि हार्मफुल फूड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो कि सस्टेनेबल और हेल्दी फूड को लेस अफोर्डेबल जो है वो बना देते हैं। कई बार केमिकल फर्टिलाइजर की मदद से फूड की प्राइस, यानी कि फूड तो का प्रोडक्शन कर दिया जाता है, फूड को जो है आप सस्ते में आपको मिल भी जाता है, बट उसको कंज्यूम करने के बाद आगे चल के जो कैंसर होता है उसका कॉस्ट कौन गिनेगा? आगे चलकर हेल्थ पर जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसका कॉस्ट कौन गिनेगा? तो उसको भी तो कंसिडर करना जरूरी है कि आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हो, आपकी जो करोड़ों की जो बॉडी है, मैंने आपको इसलिए बॉडी का भी एग्जांपल दिया कि आपकी जो करोड़ों की बॉडी है उसको आप डैमेज कर रहे हो। तो जैसे कि होता है ना, एक गाड़ी हम खरीदते हैं, कुछ उसके ऊपर फिर कुछ समय के बाद डेप्रिसिएशन होता है गाड़ी का, धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू कम होने लगती है। जैसे ही शोरूम से निकलती है गाड़ी 50,000 तो नॉर्मली वैसे ही उसका रेट कम हो जाता है कि नहीं? ये बात आप सभी लोग जानते हैं, राइट। अब आप वही सेम काम अपने बॉडी के साथ कर रहे हो। अपनी बॉडी के अंदर जब हम अंडरस्टैंड जो है वो ठूसने लगते हैं, जैसे आज की डेट में फास्ट फूड वगैरह ये सब चीजें, ज्ञान तो मैं बहुत दे रहा हूँ फास्ट फूड वगैरह का, बट मैं ही खुद मतलब उसको करता रहता हूँ। चलो एनीवेज, मुझे भी कंट्रोल करना चाहिए, बट क्या ये मेरी जीभ जो है ना वो मानती नहीं है कंट्रोल करने के लिए। चलो एनीवेज, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कॉस्ट भी जोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और इस प्रकार के जो कॉस्ट हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट, इसको जब हटा देते हैं हम लोग, जो कि डिस्ट्रॉय करता है एनवायरमेंट को, फूड इनसिक्योरिटी को बढ़ाता है, राइट, हेल्थ रिस्क को बढ़ाता है, राइट। इवन काफी सारी हमें देखने को मिलती है, जैसे लेबर्स भी हैं उनका भी, जैसे आपको क्या पता कि फील्ड पर जो भी लेबर्स काम कर रहे हैं, जो क्रॉप हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उस क्रॉप को जो भी, यानी कि उसके प्रोडक्शन में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या उन्हें पर्याप्त पेमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दैट ऑल्सो वी डोंट नो। तो ये भी तो एक कॉस्ट हुआ ना, ये भी एक प्रकार की कॉस्ट हुई जिसको भी कंसिडर करना जरूरी है, एथिकली भी इवन, राइट। तो इसको भी देखना जरूरी है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ट्रू कॉस्ट क्या है फूड की, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूं। तो देखिए, जो उपयोग किया जा रहा है पेट्रोलियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, ये क्या कर रही है? सॉइल को डिग्रेड कर रही है। तो आपने आज तो प्रोडक्शन कर लिया, फिर कुछ समय बाद वो किसी काम की बचेगी नहीं, राइट। जैसे कार की केस में धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू खत्म होने लगती है, वैसे ही धीरे धीरे करके वो सॉइल भी जो है वो खराब हो जाएगी। बट आपको जैसे होता है ना, जब भी हम लोग कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं साल भर का, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड किया जाता है। आपने देखा होगा अकाउंट्स वगैरह में, आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना। तो ये चीज होती है। तो सेम वैसे ही इसमें भी करना चाहिए, तब जाकर तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट, ट्रू कॉस्ट जो है वो निकलेगी, राइट। इसके अलावा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं, ओबेसिटी एपिडेमिक हम लोग को देखने को मिल रही है, महामारी ओबेसिटी, ओबेसिटी की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही जो हमारे करंट फूड सिस्टम के अंदर आज की डेट में हो चुकी है। तो ये पूरी चीजें जो है वो हिडन कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं, राइट। और कॉस्ट इन एडिशन टू नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टुगेदर दे मेक अप ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड। तो जो हमारे घर पे जो क्रॉप्स यानी कि जो फूड वगैरह आता है, तो उसका जो पैसा है प्लस ये हिडन कॉस्ट आप प्लस कर दो, तो मतलब मिला दो, तो फिर आपको ट्रू कॉस्ट पता लग जाएगी फूड की कि वो कितनी है, और रियल कॉस्ट कितनी है फूड की आज की डेट में। तो ये पूरी चीजों को अगर आप देख लो तो ऑलमोस्ट डबल हम लोग को 19.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर बताई जाती है, राइट। और करंट ग्लोबल फूड कंजम्पशन 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है, तो और उसका डबल ही आप कर लो, 19.8 लगभग, या 20 आप कर लो, राइट, 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो आप डबल ही लिखिएगा, एग्जाम में अगर लिखना चाहे तो उसकी कॉस्ट डबल है, जितना हमारे पास आता है, जितना हम खर्च करते हैं, उसका डबल कॉस्ट जो है वो पड़ता है। और वो भी जैसे कि एस्टिमेशन के तौर पर, और वैसे तो मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा ही होगा।
राइट। इसके अलावा 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर एनवायरमेंटल की कॉस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर राइट कॉस्ट टू ह्यूमन लाइफ के लिए हम लोग को देखने को मिलती है, यानी ह्यूमन लाइफ पर इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसका इकोनॉमिक कॉस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। क्या कोई टूल है इसे करेक्ट करने के लिए? तो इसको करेक्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ फूड शुड बी रीडिफाइंड। अब फूड की जो वैल्यू है उसको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। इसे हम लोग ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग के तौर पर कर सकते हैं, राइट। और ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग का असेसमेंट जो है वो टिपिकली शुरू होता है सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने से, राइट, कि क्या गोल है, क्या स्कोप होने चाहिए असेसमेंट के। जैसे कि मैंने आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट समझाया था, तो उसमें मैंने आपको नहीं बताया स्क्रीनिंग होगी, फिर स्कोपिंग होगी, फिर हमने क्या बात करी थी, पब्लिक हियरिंग की बात करी थी, फिर अप्रेजल की बात करी थी। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है जिन्होंने कल की क्लास अटेंड करी थी एनवायरमेंट की? तो इस प्रकार से जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में होता है, तो कोई भी असेसमेंट हो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी असेसमेंट हो, इसकी शुरुआत जो होती है पहले ऑब्जर्वेशन से होती है, फिर आपको कहां तक पहुंचना है तो उसको देखना बहुत जरूरी होता है। कि जैसे हमने बात करी थी ना, स्कोपिंग के अंदर टर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, टर्म्स ऑफ जो भी असेसमेंट जो है उसको मेंशन किया जाता है, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आपका क्या गोल है और आपका क्या स्कोप है, कहां तक आपको पहुंचना है, राइट। फिर स्टैब्लिश करो यूनिट ऑफ एनालिसिस की, मतलब किस किस मतलब कैटेगरीज में आप उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे कि कैटेगरी ए इंडस्ट्री, कैटेगरी बी इंडस्ट्री, याद आ रहा है कल हमने बात करी थी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में, तो वो सेम चीज यहां पर भी बिल्कुल एप्लीकेबल होगी। मेरा समझाने का उद्देश्य है कि असेसमेंट, जहां पर भी असेसमेंट हो, उसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो कुछ इसी प्रकार से स्टार्ट होता है। कुछ कुछ इधर उधर चेंज हो सकता है बट वो ऑर्डर इसी प्रकार से रहेगा, राइट। अब इस प्रकार से टीसीए जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट किया कि पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है लोगों का, उससे इन्वॉल्व करना चाहिए इस टूल को यूटिलाइज करने के लिए। किस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसे इंटीग्रेट करना चाहिए टीसीए को अपने लोकल, नेशनल और रीजनल पॉलिसी और बजटिंग में, यानी कि कंट्रीज अपनी बजट बनाते समय इस टीसीए टूल का उपयोग करें। बिजनेस इसका उपयोग करें, राइट, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट के लिए, जिससे कि वो नेगेटिव इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकें। इसमें इवन आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जैसे कि बिजनेसेस जो है हम लोग को देखने को नहीं मिलता, बिजनेस सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज करते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। उनका दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सोसाइटी के लिए जो है वो करना, राइट। सोसाइटी को जो है वो कई बार होता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस वगैरह, हम लोग को कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, राइट, सोसाइटी के लिए, राइट। तो ये सब जो पूरी चीजें आती है, कह रहे हैं कि आप एक्चुअल कॉस्ट निकालो, बिजनेस एक्चुअल कॉस्ट निकालें, और जो भी नुकसान जो हो रहा है तो उसको आप सोसाइटी को जो है वो रिटर्न करें, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें पॉजिटिव बेनिफिट जो है वो वैल्यू चेन पर बढ़ेगा इस तरीके से, राइट। इस तरीके से अगर बिजनेस इंक्लूड करती है टीसीए को, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो टीसीए का उपयोग कर सकते हैं रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए, राइट, इन्वेस्टमेंट के इंपैक्ट को जानने के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। फार्मर्स इसका उपयोग कर सकते हैं कॉस्ट और बेनिफिट के लिए, राइट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, कि एटलीस्ट फार्मर को पता तो लगे कि जो क्रॉप का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं इन फ्यूचर उस प्रोडक्शन से जो केमिकल फर्टिलाइजर का वो उपयोग कर रहे हैं, उससे मिट्टी कितनी डेटेरियोरेट, डिग्रेड जो है वो होगी, तो उसका भी तो आकलन करें फार्मर्स, और फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालें, राइट। और कंज्यूमर जो है इसका उपयोग अगर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट होगी, ना ही सिर्फ इस एनवायरमेंट से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड भी, कि वो जो कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे उनकी बॉडी पर कितना नुकसान पहुंच सकता है, कितना खर्चा हो सकता है। जैसे कि होता है ना, बात हम लोग करते हैं, हम अपनी बॉडी को बहुत ही वो लेते हैं, लाइटली लेते हैं, बट आप सोचो कि कोई इंसान अपनी आंखें दे सकता है किसी को? वो तो महान लोग होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं, बट एक्चुअल में कोई नहीं देगा, राइट। कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए अपनी आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है, हाथ पैर जिस इंसान के सही सलामत है कितने इंपॉर्टेंट है, वो कितनी वैल्यू उसमें है, तो वो वैल्यू को समझते नहीं है लोग। ब्रेन ब्रेन इतना पावरफुल है, जो सोचोगे वो होगा, एंड दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू। आप देख रहे हैं कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, ये प्रैक्टिस बहुत चली आ रही है और ये सदियों से चली आ रही है, और ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे केस में तो ये एप्लीकेबल हो गई है। मुझे, मेरी स्टूडेंट है, शायद वो सुन रही होंगी, प्रीति जी, उन्होंने इसके बारे में मुझे 1 साल पहले लगभग बताया था कि आप जो है वो ये करो सर, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एंड आई हैव स्टार्टेड इट। और मैंने सबसे पहले अप्लाई किया अपने पेन के लिए, और भी उसके पीछे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट पेन के लिए भी मैंने अप्लाई किया था, वो चीज हुई। आप अपने एग्जाम के लिए अप्लाई करो, कि आप अप्लाई करो, दिन रात सोचो। मैं आपको बोलता हूँ ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी, आप सोचो, सुबह सोचो कि मुझे एग्जाम निकालना है, मैं आईएएस बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, मैं आईपीएस बन चुकी हूँ, मुझे फॉरेन सर्विसेज चाहिए थी, मिल गई है मुझे, मेरा रिजल्ट आज की डेट में आ गया, देखो पिताजी कितने खुश है। इमेजिन दिस पर्टिकुलर थिंग, इमेजिन करोगे, आपका एग्जाम निकलेगा, दैट इज फॉर श्योर। क्यों? अब इसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब आप इमेजिन करोगे तब क्या होगा, इमेजिनेशन जो होगी वो आपकी रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगी। जैसे बोलते हैं ना कि किसी ना किसी ने कभी ना कभी कुछ तो इनोवेशन पहले सोचा होगा ना,
कुछ भी चीज, जैसे आज आप मोबाइल पे ये चीजें देख रहे हो, इंटरनेट के थ्रू मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं, ये पूरी चीजें, तो ये कैसे हो रही है? इमेजिनेशन के थ्रू ही हुई ना, किसी किसी के दिमाग में चीज को इमेजिन किया और उसको कर दिया, उसको बना दिया, इनोवेशन कर दिया। तो शुरुआत होती है थॉट से। तो आप जब चीजों को सोचोगे तब क्या होगा, आपका जो जो सबकॉन्शियस माइंड हम लोग को देखने को मिलता है, वहां तक चीजें फिट होंगी। और जैसे ही वहां पर फिट होंगी तो आप जो है वो अपनी पढ़ाई से अलग नहीं हो। जैसे होता है ना, कई बार स्टूडेंट के बीच में ही आता है, अरे यार सर बहुत अच्छे से पढ़ाई तो चल रही थी 1-2 महीने तक, फिर पता नहीं क्या हुआ 15-20 दिन के लिए गायब। वो बताऊं क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने सब तो काम कर रहे हो बट अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर रहे हो। और कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, ब्रेन को प्रेशर मत देना, क्योंकि इसको प्रेशर पसंद नहीं है। राइट? पढ़ो उतना ही जितनी कैपेसिटी है, जितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे होता है ना, खाना उतना ही खाओ जितना पेट है यार, ज्यादा खा लोगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी। राइट? चलो, वेरी गुड। तो होपफुली आपको को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार का इशू है तो पूछ लो, और टेंशन नहीं लेना है, इस एग्जाम को एंजॉय करते हुए चलना है। और ये रियलिटी है, सर्च कर लेना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। व्हाई शुड इंडिया बी गिवन परमानेंट सीट? ये मुझे आप बताएंगे, इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए? पॉइंट नंबर 1 बताओ, जल्दी जल्दी बता दीजिए। प्रीति जी, इसका यूज मतलब किस चीज का यूज? प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट कर दो। वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वेरी गुड, वेरी गुड श्रुति जी। सेकंड पॉइंट कोई बताएगा? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो गया। दूसरा पॉइंट कोई बताए? जल्दी जल्दी बताओ यार, इतने बार पढ़ा चुका हूं मैं। और याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, ठीक है? फाउंडिंग कंट्री इंडिया, यूएनएससी का संस्थापक सदस्य, बहुत ही सही, बहुत ही सही। नीलम जी ने, शुभी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इमर्जिंग पावर इंडिया, अमन जी ने बिल्कुल सही बोला। और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, पॉपुलेशन का हो चुका है। आर्मी डिप्लॉयमेंट, वेरी गुड, प्रीत कौर जी ने सही बोला। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हमारी हमारी जो फोर्सेज है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। एशिया और वर्ल्ड में हमारी ग्रोथ हो रही है, बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। तो ये सब रिफॉर्म्स के तौर पर आपको मेंशन करना है कि यूनाइटेड नेशन में हमें क्यों जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप प्रीति जी पूछ रही थी, प्रीति सिंह जी, की हिडन फूड कॉस्ट का उपयोग कहां पर किया जाएगा? मैंने अभी आपको बताया ना कि इसका उपयोग एक्चुअल फूड की कॉस्ट को समझने के लिए किया जाएगा। मतलब ये क्यों किया जा रहा है कि जिससे कि हम समझें, हमें पता लगे कि हम जो है वो हम लोग नहीं, मतलब क्या क्या, जैसे हम लोग ने क्या क्या वो, अरे यार किसी का माइक स्टूडेंट का, चलो मैंने ऑफ कर दिया अपनी तरफ से। हाँ, तो जैसे कि एक्चुअल कॉस्ट पता लगे, जैसे कि अवेयरनेस क्रिएट हो, जैसे कि अगर हम कुछ गलत चीज खा रहे हैं, राइट? जैसे कि होता है ना कि जो लोग जिम वगैरह करते हैं, डाइट वगैरह करते हैं, जैसे एक मैं भी हूं, बट मैं बीच बीच में तोड़ देता हूं, मैं स्ट्रिक्ट करूंगा यार, बहुत बार बोलता हूं यार, बट होता नहीं है। जैसे चॉकलेट शेक सामने आता है मैं पागल सा हो जाता हूँ। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि जब आपको पता है, जैसे आप डाइट कर रहे हो, आपको पता है कि यार इसको खाने से आप मोटे हो जाओगे, तो आपको पता है वाली चीज, है ना? तो वो बार बार जब आपको पता लगती रहेगी तब आप उसको धीरे धीरे करके चीजों को अवॉइड करोगे, है ना? तो यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना, यहाँ पर ये नहीं एकदम फूड की कॉस्ट बढ़ा देना, राइट? क्योंकि फूड की कॉस्ट वो अब डेवलप्ड कंट्री कर सकती है, राइट? क्योंकि उनकी ये जो होता है ना, परचेसिंग पावर काफी अच्छी है उनके यहाँ पे। परचेसिंग पावर पैरिटी उनके पास काफी अच्छी हम लोग को देखने को मिलती है। वर्ल्ड के लेवल में उनकी परचेसिंग पावर काफी अच्छी है कंपैरेटिवली, राइट? उनके सिटीजन की। तो उन लोग करें तो समझ में आए, बट डेवलपिंग कंट्री के लिए इट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इट इज गुड, कि जिससे कि एटलीस्ट, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो फार्म में उपयोग हो रहा है ना, तो उसको शिफ्ट किया जाए धीरे से। किसान को एक्चुअल पता लगे कि अरे यार इसको तो करने से तो मैं मतलब बहुत सालों बाद तो मेरी वो जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी, राइट? अगर उसको इन सब चिंताओं के बारे में पता लगेगा तो धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक एक्टिविटी में जो है वो चेंज करेगा, है ना? तो ये वाली चीज है, तो इसका उपयोग यहां पर होगा। चलो अब वापस आ जाते हैं यूएनएससी के टॉपिक पे। तो अभी हो क्या रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी मेंबरशिप के लिए। वो एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल क्लियर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी चलती है ना? डिप्लोमेसी हम लोग को देखने को मिलती है। तो जब डिप्लोमेसी जब होती है तब उसमें डायरेक्ट चीजें नहीं होती। जैसे कल को आप भी डिप्लोमेट बनेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो आंसर बोलेंगे नहीं। इवन आज की डेट में भी आप जब मेंस के आंसर लिखेंगे तो आपको ना किसी को सपोर्ट करना है पूरी तरह से, ना किसी के अगेंस्ट जाना है। इसके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ आपको। तो सेम चीज यूनाइटेड स्टेट जो है वो बता नहीं रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है। वैसे ओबामा की बात करें या ट्रंप की बात करें तो इन्होंने बता दिया था कि ये चाह रहे थे कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए परमानेंट उसमें
सीट मिलनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया को मिलनी चाहिए। तो बट अभी बाइडेन की तरफ से ये चीज जो है वो आ नहीं रही है, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर किया है एक क्वालिफाइड सपोर्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ने सिंपल सी बात ये कही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बड़ा किया जाए, उसके परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को बड़ा किया जाए। बट उसने ये बोला कि आज की डेट में जो P5 जो कंट्री है, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, तो ये P5 कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर हम लोग को देखने को मिलती है। वीटो पावर का मतलब कि एक टेबल पर बैठकर जो डिसीजन लिया जा रहा है, इन 5 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री, कोई भी एक कंट्री अगर मना कर देती है, राइट, कि उनको जो है वो ये डिसीजन नहीं लेना है, तो फिर वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मतलब कि सबकी सहमति की आवश्यकता होती है। तो बट यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि ये वीटो की पावर सिर्फ इन 5 के पास रहे, भले ही फिर आप उसको बढ़ा दो या ना बढ़ाओ, या बढ़ा दो मतलब दोनों को ही, परमानेंट और नॉन परमानेंट, तो वो चलेगा, बट वीटो की पावर को नहीं बढ़ाना है, राइट। तो ये चीज जो है वो इसकी तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सामने आई है, ठीक है। अब इसके अलावा इंडिया का अपोज जो है वो कौन कर रहा है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, वी नो अबाउट इट, चाइना, पाकिस्तान तो नंबर 1 पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट साउथ कोरिया भी यहां पर आया है। वो एक थोड़ी सी चिंता वाली बात हमारे लिए है कि साउथ कोरिया भी, इटली और अर्जेंटीना भी, ये भी नहीं चाह रहे हैं G4 प्लान को, राइट। इंडिया और जापान को चाइना तो अपोज कर ही रहा है। G4 प्लान के अंदर ये कंट्रीज हमें देखने को मिलती है जो कि चाह रही हैं कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर जो है वो बन जाए। अब इंडिया का क्लेम जो है वो परमानेंट सीट के लिए, राइट, वो किस ग्राउंड के आधार पर है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ग्लोबल पॉपुलेशन, हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आ जाते हैं, और इवन 2030 के बाद तो टॉप पर हम पहुंच जाएंगे। जैसे कि चाइना अगर फर्स्ट पे है अभी, तो सेकंड पे हमें, और हम जो है वो 2030 के बाद साइंटिस्ट रिसर्चर कह रहे हैं कि हम टॉप पर पहुंच जाएंगे, राइट। इसके अलावा हम यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर हैं, राइट। इसके अलावा हम हमेशा से यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स वगैरह को फॉलो करते हैं। वैसे दूसरी जो कंट्री होती है वो बस ये कहती है ज्यादातर कंट्री की, बस यहाँ ये तो एक टॉक शॉप है, मतलब कि यहाँ पर आकर लोग बैठते हैं, वार्ता करते हैं, चले जाते हैं, राइट। बट हम उसके प्रिंसिपल को बेहतर तरीके से अपनाते हैं, राइट, उस पर सोच विचार करते हैं। इसके अलावा हमारी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हमारी जो फोर्स है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है, राइट। कंपेरेटिवली अगर देखें तो P5 कंट्रीज के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनको अगर आप मिला भी दो तो उससे ज्यादा इंडिया का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर के तौर पर भी हमें देखने को मिलती है, और इंडिया का दबदबा भी है अब ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इंडिया को तो डेफिनेटली मिलनी ही चाहिए। अब G4 नेशन में कौन कौन आती है, याद रखना, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये 4 कंट्री G4 में आती हैं। 4 कंट्री चाह रही हैं कि इनको परमानेंट सीट जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिल जाए। तो G4 नेशन, अगर क्वेश्चन आ जाए G4 नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन कंट्रीज को जो है वो परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। और G4 कंट्रीज कौन सी है, तो ये 4 कंट्री के नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये 4 कंट्री जो है उनकी डिमांड का आधार क्या है, बेसिस क्या है, तो ये 4 कंट्री जो है वो, पहली बात तो ये इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर है इस काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर कई बार आ चुकी हैं जब से इसका फाउंडेशन हुआ, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, राइट। और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इन 4 कंट्रीज का हम लोग को देखने को मिला है, पिछले 10 सालों में बढ़ा है, राइट, या फिर कुछ डिकेड्स में बढ़ा है, दशकों में बढ़ा है, राइट। और स्पेशली अगर हम कंपेयर करें परमानेंट मेंबर जो हैं 5 मेंबर्स, तो उनके कंपैरिजन में, राइट, तो इन 4 कंट्रीज का जैसे ग्लोबल लेवल पर दबदबा बढ़ा है, राइट, हमें देखने को मिला है कि इवन इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इन जनरल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म जो है वो आज की डेट में क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वी नो अबाउट इट कि आज की डेट में जो डेवलपिंग कंट्री का रोल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब जियो पॉलिटिक्स जो है वो वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी, राइट। अब इसलिए इसमें चेंज लाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। और इवन अफ्रीका को भी परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरी में रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि हिस्ट्री में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो है वो पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिला नहीं, तो इसको अफ्रीका को भी जोड़ा जाए इसके अंदर, राइट। और इसके अलावा टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन की आवश्यकता है, क्योंकि देखो गाइस, रिफॉर्म के बारे में मैं कुछ नहीं, तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म में जब से मैं एजुकेशन बिजनेस में आया हूं, मतलब कि इस लाइन में आया हूं अराउंड मतलब 6 ईयर ऑफिशियली, और उससे पहले भी मैं कवर कराता था अनऑफिशियल तरीके से, तो 6 ईयर्स तो है कि जब से मैं आया हूं तब से एक ही चीज सुन रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाना चाहिए। वो इसलिए भी नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह ये भी है, आप मेंशन करिएगा मेंस में, कि टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन होता नहीं है, मतलब यानी कि लिखित तौर पर कोई किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं होता, बस सिर्फ बोलते हैं, बस चले जाते हैं, बोलते हैं, बस चले जाते हैं। बात बिल्कुल सेम वैसे ही है। आप अगर ये किताब पढ़ रहे हो, उसके साइड में जो ये व्हाइट कलर की लाइन जो दी होती है ना, स्पेस जो दी होती है, इस स्पेस का जब आप उपयोग नहीं करोगे, यहाँ पर कुछ नोट्स नहीं बनाओगे, इस पैराग्राफ को आप पढ़ने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं लिख दोगे कि ये इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है,
फिर बाद में जो आप पढ़ोगे तो वो कुछ नहीं बचेगा ना। तो टेक्स्ट टेक्स्ट लिखना बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में आप जब तक मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि प्री ही सिर्फ निकालना उद्देश्य नहीं है, मेंस निकालना भी उद्देश्य है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्री और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग होती है क्या? नहीं होती, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, राइट। दोनों की प्रिपरेशन एक जैसी होती है। अब और इवन यूपीएससी ने पिछले 2 सालों में क्लियरली कह चुका है, इफ यू आर मेंस रेडी देन अपीयर इन प्रीलिम्स और नॉट। अगर आप मेंस रेडी हो तो ही प्रीलिम्स में अपीयर हो, वरना मत हो। क्योंकि क्वेश्चन उठा के देखो ना, मेंस के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, वहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तब काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो ये वाला टॉपिक सभी को क्लियर हो गया था ना, मैंने आपको इसकी लिंक भेज दी थी, यहां पर आपके इसके नोट्स मिल जाएंगे। इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दुविधा कोई परेशानी तो पूछ लो। होपफुली आपने देख लिया होगा, ये टॉपिक पहले भी अपन कवर कर चुके हैं, अभी तो सिर्फ ये टॉपिक सर्विस किया है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में बात करी है, राइट। अपना डिसीजन दिया है अमेजॉन के फेवर में, दैट्स व्हाई ये टॉपिक आया था। बाकी आपको इसमें सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में समझना जरूरी है। थोड़ा सी बस जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में किस प्रकार की डील थी और अमेजॉन इस डील में क्यों आया, राइट। बस ये चीजें आपको एक समझना जरूरी थी, जो होपफुली मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक, अगेन ये आईटी रूल्स वाला टॉपिक भी मैंने आपको दिया था पढ़ने के लिए, होपफुली आपने ये टॉपिक जो है वो पढ़ लिया होगा। इसमें कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि अभी करंट में ये चीज क्यों सामने आ रही है। आपको याद आ रहा है हमने पहले बात करी थी कि ट्विटर जो है, ट्विटर कंप्लाई नहीं कर रहा था। हमने बोला था कि ट्विटर की अब बैंड बजाएगा इंडिया, क्योंकि इंडिया ने क्लियरली बोल दिया था ट्विटर को कि अब तुम्हें जो है वो जो फायदे, जो इंटरमीडिएटरी के जो फायदे मिलते हैं, राइट, तो वो अब उसे नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये चीज जो है वो हुई थी। अब फाइनली ट्विटर ने अपना परमानेंट सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, आरजीओ, रेसिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के तहत जो है वो सेटअप कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है, राइट। तो इस तीन अथॉरिटीज को इसने अपॉइंट किया था, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्विटर द्वारा अदालत में पेश किए गए अपने हल्फनामे, मतलब कि अपने जो एफिडेविट में सीसीओ की नियुक्ति स्थिति को अंतरिम से आकस्मिक में बदलने पर आपत्ति व्यक्त करी थी। यानी कि ये चाह नहीं रहा था कि कंटिजेंट तौर पर, परमानेंट तौर पर जो है ये वो करे, अपॉइंट करे अपने सीसीओ को। ये चाह रहा था कि टेम्पररी तौर पर अपॉइंट करवाए, राइट। बट यहां पर तो मेंशन था आईटी रूल्स के तहत कि आपको एक परमानेंट सीसीओ को रखना जरूरी है, वो भी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज है। तो फिर आप इसने फाइनली अपॉइंट कर दिया, क्योंकि सेफ हार्बर, सेफ हार्बर, सेफ हार्बर यही है यार। सेफ हार्बर का मतलब सिंपल सी चीज यही है। सेफ हार्बर जैसे कि ये ट्विटर है, ठीक है, ये ट्विटर अकाउंट है। अब इस ट्विटर अकाउंट पे किसी एक्स व्यक्ति ने गाली गलौज लिख दी, ठीक है, किसी वाई व्यक्ति के खिलाफ, इस प्लेटफॉर्म पर लिखी है, तो अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो दोषी नहीं ठहराएगा इनके एक्ट के लिए, उस यूजर के एक्ट के लिए। कार्रवाई जो होगी वो उस यूजर के ऊपर होगी, ना कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि इस प्लेटफॉर्म पर इस यूजर ने लिखा है, राइट। तो ये वाली चीज आपको समझना जरूरी है, राइट। जैसे कि बात ऐसी है, इसको इस तरीके समझो, आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग है, राइट। आपने किसी व्यक्ति को जो है वो रेंट पर बिल्डिंग दी है, बट वो रेंट पर आने वाला व्यक्ति वहां पर बहुत समय से इलीगल कोई बिजनेस चला रहा है, जैसे कि ड्रग्स वगैरह का बिजनेस चला रहा है। तो उसमें पता है क्या होगा, सिर्फ वही घेरे में नहीं आएगा, आप भी घेरे में आ जाओगे अगर आपकी बिल्डिंग है तो, राइट। तो वो कहा जाता है ना कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भले ही वो किराएदार क्यों ना, एटलीस्ट आपको चेक करना जरूरी है कि क्या चल रहा है, राइट। उसकी खुद की प्रेमाइज, मतलब जो प्रेमाइज जो होगा वो तो आप ही का होगा ना, आप ही को चेक करना जरूरी है, आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है अगर कोई किसी को इलीगल एक्ट में तो इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो इसलिए तो होता है ना कई बार जो चेक किया जाता है आसपास के लोगों से भी, जो जैसे आपका, आपकी प्रॉपर्टी आप चेक करोगे ना आसपास के लोगों से कि अरे यार वो जो किराए पे रहने आ रहे हैं उनका बिहेवियर ठीक है कि नहीं है, सही रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। उनका बिहेवियर खराब होगा तो आप उनको वो कर सकते हैं। इवन जैसे कि वो होता है ना कि वो एग्रीमेंट जो बनता है उसमें भी ये सब चीजें मेंशन होती हैं, राइट, इस प्रकार की। तो बात वही है, बट यहाँ पर जो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर का प्लेटफॉर्म उसकी प्रॉपर्टी है ट्विटर की, अब इसकी प्रॉपर्टी में अगर कोई कुछ करता है, किसी प्रकार के कमेंट्स वगैरह करता है, तो ट्विटर जो है वो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, इन लोग के ऊपर कार्रवाई होगी जो इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब समझ में आया आकांक्षा जी? ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो इस कानून के तहत इनको सीसीओ, आरजीओ और एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन अपॉइंट करना था, जो कि ट्विटर अपॉइंट करने के लिए मना कर रहा था, राइट। तो अब उसने फाइनली अपॉइंट कर दिया है, राइट। और आईटी रूल्स के तहत अपॉइंट किया जाना है एक सीनियर एम्प्लॉय को एज अ सीसीओ के तौर पर, बट ट्विटर ने अपॉइंट किया कंटिजेंट वर्कर को एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू, जिसे सेंटर ने, केंद्र ने जो है वो अपोज कर दिया था, राइट। तो उसने बोला था कि चलो ठीक है, मैं तो अपने अपने ही ऑफिस से किसी को अपॉइंट नहीं करना चाह रहा। जैसे होता है ना कि
कई बार लोग बाग क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो थर्ड पार्टी से ले लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो तो अपने खुद के, यानी कि कुछ कंपनी में आप देखेंगे उनका खुद का सिक्योरिटी गार्ड होता है, कुछ कंपनी में आप देखेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए या पार्किंग के उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो दूसरे को दूसरी कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। पता नहीं वाली बात आप लोग को, जैसे होता है कि एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आप जो है वो संभालो, तो फिर वो उनका दायित्व हो जाता है उस जगह की सिक्योरिटी करना, राइट। तो वैसे ही ट्विटर को चाह रहा था, बोल रहा था कि चलो मैं तो थर्ड पार्टी से ये अपना एक व्यक्ति जो है बुलवा लेता हूँ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से, राइट। तो ये चीज इसने यहाँ पर रखी थी, तो जिसको केंद्र ने जो है वो अपोज कर दिया था। और ट्विटर इनकॉर्पोरेशन ने के अंदर हम लोग को देखने को मिला जो आईटी अधिनियम सन 2000 है उसकी धारा, उसके क्लॉज 2, उसकी धारा 2 क्लॉज 1 डब्ल्यू के अंदर और आईटी नियम 2021 के तहत, राइट, एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी के अर्थ में ट्विटर इनकॉर्पोरेशन निश्चित रूप से एक मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडिएटरी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये इंटरमीडिएटरी है, वही चीज मैं भी आपको समझा रहा था, राइट। ये ट्विटर क्या है, इंटरमीडिएटरी, एक मध्यस्थता का काम करती है, क्योंकि आप ट्विटर के प्लेटफॉर्म का यूज करके, राइट, एक ट्विटर को एक मीडियम के तौर पर यूज करते हो ना, एक मध्यस्थता के तौर पर यूज करते हो, या फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, जैसे व्हाट्सएप ही क्यों ना हुआ, राइट। तो ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मध्यस्थता है। जैसे कि अभी आप मेरा ये लेक्चर जो है वो सुन रहे हो, लाइव लेक्चर टीचमेंट पर, तो टीचमेंट क्या है, एक मीडिएटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस पर मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं, आप जो है वो सर्विस ले रहे हो, है ना। तो ये इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये एक इंटरमीडिएटरी है। और आईटी नियम के अनुसार एसएसआईएम, ये जो इंटरमीडिएटरी हम लोग को देखने को मिलती है, इनके लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि वो सीसीओ और एक नोडल अधिकारी और एक शिकायत अधिकारी, मतलब जो शिकायत वगैरह ले सके, ग्रीवियंस ऑफिसर, राइट, नियुक्त करना अनिवार्य है। और ये अधिकारी भारत का निवासी होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये वाला टॉपिक होपफुली आप लोग को मैंने जो लिंक भेजी थी वो आप लोगों ने कवर कर ली होगी, और उसके नोट्स जो है वो आपको मिल ही जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। चलो आगे बढ़े। पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएसी। तो पीएसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो पीएसी तो आप जानते हैं कि इसके हेड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कमेटी के, वो अपोजिशन पार्टी के होते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी, तो ये अभी श्रीनगर गए हैं 4 दिन के टूर के लिए, राइट। श्रीनगर के अंदर कारगिल में, लेह द्रास में। मुद्दा क्या था, तो मुद्दा था 2019 की कैग की रिपोर्ट का। तो 2019 की कैग की रिपोर्ट में ये चीज बताई गई थी कि जो बताया जा रहा है कि जो एसेंशियल क्लोथिंग जो होनी चाहिए, यानी कि जो कपड़े होने चाहिए, जो हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र पर जो हमारे जवान, हमारी आर्मी पर्सनल जो रहते हैं, राइट, तो उनके पास वो इक्विपमेंट जो है वो पर्याप्त नहीं है। हम लोग 4 साल पीछे चल रहे हैं, ऐसा बताया गया कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, राइट। लगातार 4 सालों से शॉर्टेज चल रही है, उन तक जो है वो क्लोथिंग वगैरह जो है वो पहुंचाई नहीं गई, बहुत सारे इक्विपमेंट उन तक पहुंचाए नहीं गए, राइट। तो ये कैग की रिपोर्ट ने ये सब चीजों को पॉइंट आउट किया कि डिले हुआ है प्रोक्योरमेंट के अंदर। तो इसी डिले को चेक करने के पर्पस के लिए ये विजिट करने गए थे। तो ये टॉपिक ये न्यूज में क्यों था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है पीएससी के बारे में, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, राइट, यानी कि लिंक आपको भेज दिया है और पहले भी अपन कवर कर चुके हैं। तो पीएससी में किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। चलो वेरी गुड। अब पेपर 3 से रिलेटेड एक सिंपल सा टॉपिक है हिजबुल्ला का। तो ये टॉपिक भी कई बार जो है वो न्यूज में आया है, आपको ध्यान में रखना है। हिजबुल्ला एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, कहां पर है, लेबनान के अंदर, राइट, लेबनान के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे ईरानियन एफर्ट के तौर पर बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि ईरान की मदद से स्टैब्लिश किया गया था 1980s के समय पर, राइट, लेबनी शिया ग्रुप के अगेंस्ट, राइट। और अभी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर, यानी कि ईरान की बैकिंग के तौर पर जो है वो काम कर रही है। ईरान ही इसके पीछे था, इसको स्टैब्लिश करने के पीछे, इसको बनाने के पीछे, है ना। तो ये चीज हम लोग को सिंपल सी देखने को मिलती है। हिजबुल्लाह क्या है तो आपको पता होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को देखने को मिल रही है, ये एक्चुअली लेबनान में जो शिया ग्रुप है ना, उनके लिए ये गई थी, यानी कि उनके सपोर्ट में जो है वो उसको स्टैब्लिश किया था, उनके अगेंस्ट नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उनके अगेंस्ट ही, उनके लिए जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, राइट। क्योंकि आपको पता है शिया और सुन्नी के बीच में जो इशू हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसी के कारणवश इस चीज को जो है वो लाया गया। तो हिजबुल्लाह आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, और ईरान की तरफ से ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, और इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। कुछ चीज अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर साइन ऑफ करें।
मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।